पाठ 9। बैसाखी फिर आ गई। पंजाब के किसानों के उल्लास का पर्व है बैसाखी। यह पर्व प्रतिवर्ष आता है और लाता है अपने साथ अतीत की अनेक स्मृतियां। ये स्मृतियां एक ओर तो पंज प्यारों द्वारा गुरु गोविंद सिंह को समर्पित सिरों की अद्भुत भेंट की घटना से जुड़ी हैं, तो दूसरी ओर अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा चलवाई गई गोलियों की धाएं धाएं की अनुगूंज से। साहस, त्याग, बलिदान और अत्याचार की इन यादों को संजोए हुए पंजाब के किसान अपने खेतों में लहलहाती फसल को देख बरबस ही भंगड़े और गिद्दे की ताल पर थिरक उठते हैं। बैसाखी आती है और पंजाब के किसानों के अंदर का सारा उल्लास भंगड़े के ढोल की ताल पर थिरकने लगता है। शुरू में यह ताल धीरे धीरे बजती है। भंगड़े के नर्तक ताल पर पैर हिलाते हैं, शरीर को गति देते हैं और कंधे उचकाते हुए नाचते हैं। कभी घुटने आगे बढ़ाकर, शरीर झुकाकर ताल पर नाचते हैं, तो कभी मुट्ठी बंद कर, तर्जनी खड़ी कर, बाहें फैलाकर झटका देते हैं। मस्ती में झूमते नर्तकों के शरीर का अंग अंग ढोल की ताल पर हिलोरे लेने लगता है। धीरे धीरे ढोल वादक अपनी ताल तेज करता है। उसके साथ ही नाचने वालों की हरकत भी तेज हो जाती है। कुछ देर बाद नर्तक खड़े हो जाते हैं। एक मन चला युवक नर्तकों के घेरे में आता है। उसका एक हाथ कान पर होता है और वह दूसरा हाथ ऊंचा उठाकर एक बोली बोलता है। एक गभरू देश पंजाब दे उड़ दे विच हवा, एक गभरू देश पंजाब दे ते दे धूड़ घुमा, हो ढोल वालिया जवाना। बोली को सहारा देने के लिए ढोल वादक तेजी से ढोल बजाने लगता है। ताल तेज होती जाती है और उसके साथ ही नर्तकों की गति भी। सारा वातावरण आनंद और मस्ती में डूब जाता है। ढोल की दमक और नर्तकों की गमक में से उभर आती हैं बैसाखी के साथ जुड़ी हुई अनेक स्मृतियां। ऐसी स्मृतियां जिनमें आनंद है और मस्ती है, तलवारों की खनखनाहट है, गोलियों की धाएं धाएं है और जय घोषों, चीख पुकारों का तीव्र स्वर है। वह दिन भी तो बैसाखी का ही था। 302 वर्ष पूर्व हिमालय की पर्वतमाला के पश्चिमी छोर की छाया में बसे एक नए नगर के खुले मैदान में हजारों लोग जमा थे। उन सभी के ऊपर एक प्रश्न झूल रहा था, एक अजीब सा प्रश्न, और उस प्रश्न की छाया में हर व्यक्ति जैसे भौचक्का सा हो गया था। भला यह भी कोई बात हुई? कहाँ बैसाखी की मौज मस्ती, गिद्दे और भंगड़े, खेल तमाशों से भरे मेले, और कहाँ यह सवाल, सिर चाहिए, सिर चाहिए। सामने मंच पर खड़ा किसी उन्माद में डूबा, आंखों से चिंगारियां बिखेरता, नंगी चमचमाती तलवार घुमाता हुआ 33 वर्षीय युवा व्यक्ति कह रहा था, मुझे सिर चाहिए, मुझे सिर चाहिए। हर व्यक्ति एक दूसरे को देख रहा था। हर व्यक्ति एक दूसरे से आंखें चुरा रहा था और प्रश्न था कि डंके पर पड़ने वाली चोट की तरह बराबर बजता चला जा रहा था। फिर लोगों की नजरें दूसरी ओर मुड़ गईं। यह उस विचित्र प्रश्न का विचित्रतर उत्तर था। मैं अपना सिर देने को तैयार हूँ। कैसा था वह व्यक्ति? सीधा सादा, अधेड़, दुकानदार सा। मेरा नाम दयाराम है, मैं खत्री हूँ, लाहौर का रहने वाला। आपको सिर चाहिए? मेरा सिर हाजिर है। भीड़ की विस्फारित आंखें उसे भीड़ से निकलते हुए देख रही थीं। वह झूमता हुआ उस लपलपाती तलवार की ओर बढ़ता चला जा रहा था। फिर वह और लपलपाती तलवार वाला व्यक्ति एक खेमे की ओट में चले गए। खचाक! और खेमे से खून की धार बाहर बह निकली। मंच पर फिर वही तलवार चमचमा रही थी, परंतु इस बार वह अधिक भयावह होकर वातावरण पर फिर से झूल रही थी। एक सिर और चाहिए, और चाहिए। सन्नाटा गहरा हो गया। फिर किसी कोने से एक मध्यम आवाज उभरी, मैं अपना सिर देने को तैयार हूँ। यह कौन है? मैं धर्मदास हूँ जी, जाट हूँ, हस्तिनापुर का रहने वाला।
और भीड़ की लहरों पर से उतरता हुआ वह जाट उस तलवार को चूमने इस तरह चला गया जैसे भंगड़े वालों की टोली में कोई बोली बोलने जा रहा हो। खचाक ज्यादा खतरनाक हुई। खेमे में से खून और गाढ़ा निकला। चमचमाने वाली तलवार खून में और सन गई और मांगने वाले युवक की आंखों की चिनगारियों की चुभन ज्यादा बींधने लग गई। एक सिर और चाहिए। मैं अपना सिर देने को तैयार हूं, पर उस प्रश्न पर एक और प्रश्न उभर आया। क्या आप मेरा सिर भी स्वीकार करेंगे? मैं छोटी जाति का हूं, कपड़े छापने वाला। मंच पर खड़े जिस व्यक्ति की आंखों से लोग आग बरसती देख रहे थे, एकाएक उनमें से जैसे जल चू पड़ा। सारा खिंचा हुआ चेहरा एकदम तरल होकर करुणा में डूब गया। तलवार के साथ ही उसकी बाहें भी पसर गईं और उस पसार में द्वारका का रहने वाला मोहकम चंद समा गया। फिर चौथी मांग के साथ तलवार की धार पर खून की परत और गहरी हो गई। एक सिर और चाहिए। सभी का सन्नाटा गहरा होकर फटने लगा। भीड़ छंटने लगी, परंतु वह अनोखा प्रश्न जैसे भागते हुए लोगों का पीछा कर रहा था। मेरा सिर चाहिए, मैं नाई हूँ। अपने उस तरह से लोगों के बाल काटता हूँ। मैं बाल काटता रहा और छोटा बनता रहा। लोगों ने मेरे सामने सिर झुकाया, पर मेरे हाथ का छुआ पानी नहीं पिया। आप तो गुरु हैं, लाखों लोग आपके सामने सिर झुकाते हैं, पर आपकी प्यास नहीं बुझाते। लीजिए मेरा सिर, शायद आपकी प्यास थोड़ी सी बुझ जाए। और देखते देखते बीदर का नाई साहब चंद उस रहस्यमय खेमे के अंधकार में डूब गया। साथ ही लोगों के दिल भी डूब रहे थे। आवाज फिर गूंज रही थी, सिर चाहिए और सिर चाहिए और सिर चाहिए। तब लगा बैसाखी के आनंदपूर्ण अवसर पर आनंदपुर से जुड़ी हजारों लोगों की भीड़ भगदड़ में बदल जाएगी। लोगों को लगा था युवा गुरु गुरु गोविंद सिंह विक्षिप्त हो गए हैं। लोग सोच रहे थे, कैसा है यह गुरु? यह धन नहीं मांगते, वस्त्र नहीं मांगते, घोड़े हाथी नहीं मांगते, श्रद्धा और भक्ति नहीं मांगते। यह मांग रहे हैं सिर। कहते हैं अपना सिर मुझे दे दो। सिर दे दें तो पास रहेगा क्या? और उनकी आवाज और तेज होती जा रही थी, मुझे सिर चाहिए। लोग सिर बचाने लगे, उठ उठ कर भागने लगे। गुरु की आवाज और तीखी होती गई, अरे भागते कहाँ हो? क्या भागकर तुम अपना सिर बचा सकोगे? क्या तुम यह भी नहीं जानते कि सिर बचाने से सिर चला जाता है और सिर देने से सिर बच जाता है? अपना सिर बचाना चाहते हो तो यह सिर मुझे दे दो। और तब सिर लेकर हाजिर था जगन्नाथपुरी का धीवर हिम्मत राय। 5 ने अपने सिर भेंट कर दिए। वे गुरु के प्यारे बन गए, सबके प्यारे बन गए, पंज प्यारे। परीक्षा में उत्तीर्ण ये प्यारे नए वस्त्रों में सुसज्जित वहां उपस्थित जन समूह के सम्मुख खड़े थे। 3 सदियां गुजर गईं। आज भी जब उनकी याद आती है तो उनमें से किसी का नाम याद नहीं आता, न ही कोई अकेला अकेला याद आता है। 5 प्यारे एक साथ याद आते हैं। इन सिर देने वालों की यह याद बैसाखी को और अधिक प्यारा बना देती है। सिर मांगना एक विचित्र मांग थी, पर सिर दे देना उससे भी अधिक विचित्र था। इसमें एक बात सबसे विचित्र थी, सिर मांगने वाला पंजाब में सिर मांग रहा था, परंतु देने वाले उनमें पंजाब का सिर्फ एक था। एक था हस्तिनापुर का और शेष एक गुजराती, एक कन्नड़ और एक उड़िया। भावात्मक एकता और भारत की अखंडता के नाम पर बड़े बड़े भाषणों, लेखों और नारों के बनावटी आयोजन के मध्य से यह नहीं उभरा था। फिर यह सब कैसे हुआ था? कैसे एक ही मांग पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के सिर एक साथ आ जुटे थे? बैसाखी आती है तो इस तरह के कितने ही सवाल हमारे सामने आ खड़े होते हैं। भंगड़े के ढोल का स्वर और मुखर हो उठता है, पर ढोल की इस मधुर आवाज के साथ यह और कौन सा स्वर था? धाएं धाएं धाएं। इस आवाज के साथ एक और बैसाखी उजागर हो गई। सन 1919 की अमृतसर की बैसाखी। चारों ओर आवाजें गूंज रही थीं। रोलट कानून मुर्दाबाद, काला कानून वापस लो। जलियांवाला बाग में 20,000 से अधिक नर नारी जमा थे। शहर के मकानों की 4 दीवारी से घिरे इस बाग में
प्रवेश करने के संकरे दरवाजे पर फौजी अपने जवान लिए खड़ा था, जनरल डायर, और उसका हुक्म था फौरन तितर बितर हो जाओ। परंतु कौन, कहां से, किधर से तितर बितर हो जाए? चारों ओर ऊंचे ऊंचे मकान, निकलने का सिर्फ एक रास्ता, और उस रास्ते पर तनी है सिपाहियों की बंदूकें, और सड़क पर उन्हें घेरे खड़ी हैं फौजी आर्म्ड कारें। अच्छा, तो तुम सरकारी हुक्म नहीं मानते? लो सजा भुगतो। फायर फायर फायर! बंदूकों से गोलियां छूट रही थीं, धाएं धाएं, और हाय हाय की आवाजें एक दूसरे से मिल गई थीं। गोलियां दनादन छूटती चली जा रही थीं। लोग भाग दौड़ करते, चीखते चिल्लाते हुए घायल पक्षियों की तरह फड़फड़ा रहे थे। जनरल डायर चीखता चला जा रहा था, फायर फायर फायर! अमृतसर की बैसाखी का मेला खूनी मेले में बदल गया था। गुरु गोबिंद सिंह ने भी एक बैसाखी खूनी बैसाखी बना दी थी। उसमें कुछ लोगों ने अपने सिरों को मानो हथेली पर रख कर सौंप दिया था। आज जनरल डायर जबरदस्ती सिर ले रहा था। बचने का कोई उपाय नहीं था। मानो वह हुक्म नहीं, सूरज की तेज गर्मी थी, जिसके प्रभाव से 20,000 लोगों को 3 मिनट में भाप बनकर उड़ जाना था। हंटर कमीशन के सामने जनरल डायर ने एक बात कही थी, मैंने और भी गोलियां चलवाई होती अगर मेरे पास कारतूस होते। मैंने 1600 बार ही गोलियां चलवाई क्योंकि मेरे पास कारतूस खत्म हो गए थे। 1600 गोलियों की वर्षा कराने वाला जनरल डायर कुछ साल बाद अपने ही घर में पश्चाताप की आग में झुलस कर मरा था। उसकी पीठ पर बरद हस्त रखने वाला उस समय का पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ ड्वायर बैसाखी और भंगड़े की भूमि के ही एक लाल उधम सिंह की गोली का शिकार बना था। बैसाखी फिर आ गई है। देश में हरित क्रांति लाने वाला किसान फिर से झूम उठा है। पंजाब की धरती गिद्दे और भंगड़े की ताल पर फिर से थिरक उठी है। गेहूं कट रहा है, खेतों से निकलकर मंडियों में आ रहा है, और झूमता हुआ किसान गाता चला जा रहा है, ओ जट्टा आई बैसाखी, आई बैसाखी, कणकां दी मुक गई राखी, आई बैसाखी। लेखक डॉक्टर महीप सिंह।